नमस्कार दोस्तों, स्वागत है किरण की कहानी में। एक व्यक्ति अपना रिक्शा लेकर एक गांव के गलियों में कबाड़ा खरीदने के लिए इधर उधर घूम रहा था। घूमते घूमते वह एक बड़े मकान से सामने पहुंच जाता है। वहां पर जैसे ही वह आवाज लगाता है तो घर के अंदर से एक 8 साल का बच्चा निकलता है और उसे कहने लगता है कि क्या तुम हमारे दादाजी को अपने साथ ले जा सकते हो। इस बात को जैसे ही कबाड़े वाला सुनता है वह इसे मजाक में लेता है और उस बच्चे से कह देता है, हाँ बेटा, अगर तुम अपने दादाजी को बेचना चाहते हो तो मैं उन्हें भी अपने साथ ले जा सकता हूँ। अब यह बात जैसे ही उस बच्चे के पिता को सुनाई देती है वह एकदम से बाहर आता है और कहने लगता है, क्या सच में तुम मेरे पिता को अपने साथ खरीद कर अपने साथ रख सकते हो। इसके बाद जो कबाड़े वाला होता है वह थोड़ा सा आश्चर्य में पड़ जाता है। वह सोच विचार करने लगता है कि यह कैसा बेटा है जो अपने ही पिता को कबाड़े वाले को बेचना चाहता है। थोड़ी देर बाद सोचने के बाद वह उसे जवाब देता है और कहता है, हाँ भाई, अगर तुम अपने पिता को बेचना चाहते हो तो मैं तुम्हारे पिता को खरीद लूँगा। दोस्तों, कौन था वह कबाड़े वाला जो उसके पिता को खरीदने के लिए तैयार हो गया था और उन बच्चों ने अपने पिता को बेचने का मन क्यों बना लिया था। पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जो मेरा हौसला है वह और भी ज़्यादा बढ़ता रहे और भी मैं आप लोगों को इंटरेस्टिंग कहानियाँ रोज़ रोज़ आप लोगों को सुनाती रहूँ। दोस्तों, एक गांव के अंदर एक बलराम नाम का व्यक्ति रहा करता था। बलराम के पास काफी ज्यादा पुश्तैनी जमीन थी और वह अच्छा खासा पैसा कमाया करता था। उसकी शादी हो चुकी थी और वह एक बड़े से घर में अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। बलराम दूसरों की मदद किया करते थे और मदद करने से ज्यादा विश्वास रखते थे। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ उसे 4 बच्चे होते हैं। बलराम अपने बच्चों का अच्छी तरह से भरण पोषण करता है, उन्हें अच्छी तरह से पढ़ाता लिखाता है और बड़ा करता है ताकि वे बड़े होकर उसके बुढ़ापे में सहारा बने। धीरे धीरे उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं और शादी के योग्य हो जाते हैं। अब एक एक करके बलराम अपने बच्चों की शादी कर देता है। शादी के बाद उसके बच्चे उसी घर में रहने लगते हैं। अब घर में काफी ज्यादा सदस्य हो जाते हैं। पहले तो बलराम और उसकी पत्नी ही रहते थे, लेकिन अब 4 बच्चे और उनकी पत्नियां भी घर में शामिल हो गई। परिवार बड़ा ही खुशनुमा था और बलराम के घर में सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता है और बलराम की पत्नी की मौत हो जाती है। अब बलराम घर में अकेला रह जाता है और पूरी तरह से अपने बच्चों पर निर्भर हो जाता है। समय के साथ उसकी उम्र भी बढ़ने लगती है। एक दिन बलराम बैठकर सोचता है कि अपने जीते जी अपने बच्चों के नाम सारी प्रॉपर्टी करवा दे, वरना मरने के बाद वे कचहरी के चक्कर काटते रहेंगे। यह सोचकर बलराम अपने सभी बेटों को बुलाता है और कहता है कि बेटा, जितने भी खेत मेरे नाम पर है मैं उन्हें तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। अब तक बलराम का अच्छी तरह से ख्याल रखा जाता था। बेटों के जरिए कोई भी परेशानी नहीं थी। इसके बाद बेटे भी इस बात पर सहमत हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है पिताजी, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप ऐसा ही कर दीजिए। उसके बाद जो बलराम होता है वह दूसरे दिन अपने बेटों के साथ तहसील के अंदर जाता है और सभी बेटों में अपनी पुश्तैनी जमीन को इधर उधर बांट देता है। अब खेत तो बच्चों के नाम हो गए थे, लेकिन घर और जमीन, गांव की जो जमीन थी
अभी भी बलराम के नाम थी। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ उसके चारों बच्चे उसकी अच्छी तरह से सेवा किया करते हैं। उसे अच्छी तरह से खिलाते पिलाते हैं, नहला धुलाकर घर में रखते हैं। अगर वह बीमार हो जाता है तो डॉक्टर के पास ले जाते और अच्छे से उसका इलाज कराते। लेकिन दोस्तों, उसके बच्चे के दिमाग में एक बात घूम रही थी, क्योंकि जो जमीन अभी उसके पिता के नाम थी वे उसे भी अपने नाम कराना चाहते थे। लेकिन उन चारों बेटों में से कोई भी इस बात को अपने पिता से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था, क्योंकि बलराम एक अलग ही मिजाज का इंसान था और वह किसी की भी ज़्यादा बात सहन नहीं कर पाता था। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई बात जन्म ले लेती है तो कभी न कभी उस व्यक्ति के सामने पहुंच ही जाती है। ऐसा ही कुछ बलराम के साथ हुआ। एक दिन बलराम बाहर हाल में बैठे हुए थे तो उसके बेटे कमरे के अंदर एक दूसरे से इस बात को शेयर कर रहे थे। वे कह रहे थे, अच्छा होगा अगर पिताजी हमारे नाम इस जमीन को भी करवा दें, वरना उनके बाद हम कहाँ कहाँ पर धक्के खाते फिरेंगे। अब यह बात बलराम सुन लेते हैं और इस बारे में सोचने लगते हैं। फिर वे अपने बेटे को बाहर बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा तुम सही कह रहे थे, इस जमीन को भी मैं तुम्हारे नाम करा देता हूँ। वैसे भी अब मेरी उम्र ढल रही है और मेरे पोते पोतियाँ भी हो गए हैं। मुझे इस जमीन का क्या करना ही है, आज नहीं तो कल यह तुम्हारे नाम ही हो जानी है। इसलिए मैं इसे अपने जीते जी ही तुम्हारे नाम करवा देता हूँ। इस बात को सुनकर उनके चारों बेटे एकदम से खुश हो जाते हैं और इसके लिए सहमत हो जाते हैं। दूसरे ही दिन बलराम उस जमीन को, जो उसकी गांव की जमीन थी, और उस घर को जिसमें वह रहते थे, अपने बेटों के नाम बराबर बराबर कर देते हैं। पूरी की पूरी जमीन उसके बेटे के नाम हो चुकी थी। लेकिन तभी बलराम की जिंदगी में मुसीबतें आने लगती है। जैसे ही जमीन अब अपने बेटे के नाम हो गई थी, बलराम की वैल्यू उनकी नज़र में घटने लगती है। अब बलराम के घर के अंदर ज़्यादा इज्जत नहीं दी जाती, न ही उसका कोई भी बेटा उससे डरता है, क्योंकि जब तक जमीन बलराम के नाम थी तब तक उन्हें यह डर था कि कहीं पिताजी नाराज होकर इस जमीन को किसी और को न दे दें। लेकिन अब पूरी की पूरी जमीन उनके नाम आ चुकी थी। बलराम की घर के अंदर वैल्यू घटने लगती है। इधर जो उनके बेटों की पत्नियां थी, वे भी बलराम को ज़्यादा इज्जत नहीं दिया करती थी। अब तो ऐसा हाल हो गया था कि उसे बासी खाना खाने को मिलता। बेटों के झूठे बर्तनों में उसे खाना दिया जाता और कई कई दिन पुराना खाना खाने के लिए दिया जाने लगा। इन सभी बातों को जब बलराम देखता है तो उसे बड़ा बुरा लगता है, लेकिन अब वह अपने बच्चों से कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि बच्चों के भी बच्चे हो चुके थे और उस घर के अंदर वह ऐसे ही अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। कभी कभी वह अपनी पत्नी के बारे में सोचता और सोचता कि तू तो पहले ही इस दुनिया में चली गई, लेकिन मेरी जिंदगी बद से बदतर हो गई है। धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है। एक दिन उसका बेटा उसके पास से निकल रहा था। बलराम उससे कहता है कि बेटा, मेरे पैरों में थोड़ा सा दर्द है, मेरे पैरों को दबा दो। लेकिन उसका बेटा उसे मना कर देता है और कहता है, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं, बस तेरा ही यह काम थोड़ी न रह गया है। यह कहकर बेटा वहाँ से चला जाता है। लेकिन यह बात बलराम के दिल को लग जाती है। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, लेकिन बेटा उन आंसुओं को देखता भी नहीं और वहाँ से निकल जाता है, बिना अपने पिता की तरफ ध्यान दिए। उसके कुछ दिन बाद एक दिन बलराम जी अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा, मुझे नहाए हुए
8-10 दिन हो गए हैं। तुम मुझे अच्छी तरह से नहला दो, क्योंकि अब मेरे हाथ पैर अच्छी तरह से काम नहीं करते। लेकिन उनका बेटा भी उसे मना कर देता है। अब इन सभी बातों से बलराम बहुत ज्यादा दुखी होता है और भगवान से दुआ करने लगते हैं कि वह जल्द से जल्द उसके समय को पूरा कर दे और उसे अपने पास बुला ले। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ उसके चारों बेटे और चारों बहुएं बैठकर आपस में बातें किया करती थी। वे कहते थी कि यह बूढ़ा कब जाएगा हमारी जान से, इसने तो हमारा जीना हराम कर रखा है। क्योंकि बलराम बूढ़ा हो चुका था और बूढ़ा होने के बाद बार बार उसे खांसी आया करती थी। उन्हें उसे खाना भी देना पड़ता था। इसी बात से परेशान होकर सभी लोग बलराम जी से घृणा करने लगते हैं। वह खाट पर मात्र ऐसे ही पड़े रहते और कोई भी बच्चा उनके पास बैठकर कोई भी बात नहीं करता। अब वह कभी कभी अपने बच्चों को अपने पास बुलाने की कोशिश करते, लेकिन उनके बेटे की बहुएं उन्हें रोक लिया करती और कहती, दादाजी को बीमारी है, अगर तुम लोग उनके पास जाओगे तो तुम्हें भी बीमारी लग जाएगी। इसके बाद उनके बच्चों के बच्चे भी उनसे दूर रहने लगते हैं और उनसे घृणा करने लगते। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ एक दिन उनके घर के दरवाजे पर एक कबाड़ा खरीदने वाला आता है और वह जोर से आवाज लगा रहा था। बलराम जी का पोता एकदम से घर से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद वह कबाड़े वाले से कहने लगता है, क्या तुम मेरे दादाजी को अपने साथ ले जा सकते हो? इस बात को सुनकर कबाड़े वाला हंसते हुए कहता है, हाँ बेटा, अगर तुम चाहते हो अपने दादाजी को बेचना तो मैं भी उन्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ। अब यह बात जैसे ही बलराम जी के बड़े बेटे को पता चलती है, वह एकदम से झट से बाहर जाता है और कहता है, क्या सच में तुम हमारे पिताजी को अपने साथ ले जाओगे? इस बात को सुनकर कबाड़े वाला थोड़ी देर तक आश्चर्य में पड़ जाता है, लेकिन थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद वो कहता है, सच में अगर तुम अपने पिता को बेचना चाहते हो तो मैं तुम्हारे पिता को अपने साथ ले जा सकता हूँ। इसके बाद बलराम का बेटा उसे मोल भाव करने लगता है। वह अपने पिता को दिखाता है और कहता है, यह है हमारे पिता, तुम इन्हें कितने पैसों में ले जा सकते हो? तो कबाड़े वाला कहता है, पिताजी तुम्हारे हैं तो तुम ही इसका मोल बताओ और जिस मोल को तुम बता दोगे वही मोल मैं चुका दूंगा। इसके बाद बलराम का बेटा कहता है, अगर तुम्हें तो हमारे पिता को खरीदना है तो तुम्हें 30,000 देने पड़ेंगे। इसके बाद कबाड़े वाला उसके पिता को 30,000 में खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वह 1 दिन की मोहलत देता है और कहता है, मैं 1 दिन का समय तुम्हें दे रहा हूँ। 1 दिन तक तुम अच्छी तरह से सोच समझकर मुझे बता देना और कल मैं इसी समय पर यहाँ पर आऊँगा। उस समय तुम मुझे बता देना कि तुम्हें अपने पिताजी को बेचना है या नहीं। ऐसा कहकर कबाड़े वाला वहाँ से चला जाता है। इधर जो बलराम जी का बड़ा बेटा था वह अपने सभी छोटे भाइयों और पूरे परिवार को बुलाकर इस बात के लिए विचार विमर्श करने लगता है। वो कहता है कि पिताजी को बेचने के लिए कहा जा रहा है, क्यों न अच्छा होगा कि हम इन्हें कबाड़े वाले को बेच दें। इसके बाद उसके सभी भाई इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं और पूरा परिवार भी इस बात की सहमति जताता है। वे कहते हैं, अच्छा होगा, बुढ़ा तो कम से कम यहाँ से चला जाएगा और ऊपर से कुछ पैसे भी आ जाएंगे। दूसरे दिन कबाड़ा वाला फिर से अपने रिक्शे को लेकर वहाँ पर आ जाता है। वहाँ आकर वह उन लोगों से पूछने लगता है, तुम लोगों ने किस तरह का फैसला किया है? क्या तुम अपने पिता को बेचना चाहते हो या नहीं? इसके बाद बलराम जी के बेटे उससे कह देते हैं, हाँ, हम अपने पिता को
बेचना चाहते हैं, तुम बेशक इन्हें अपने साथ ले जा सकते हो। कबाड़ा वाला 30,000 रुपये अपने साथ लेकर आया था। वह उन पैसों को बलराम जी के बेटों को हाथे में थमा देता है और कहता है, आज से यह मेरे पिता हैं और तुम्हारा इन पर कोई भी अधिकार नहीं है। इसके बाद बलराम जी के बेटे उन पैसों को गिनते हैं और बड़े ही खुश होते हैं। वे कहते हैं, हाँ ले जाओ बुढ़े को, इसका कोई भी काम अब यहाँ पर नहीं बचा है। बलराम जी अपनी खाट में बैठे बैठे इन सभी बातों को देख रहे थे। इन बातों को सोच सोच कर उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन फिर बलराम जी कांपते कांपते अपनी खाट से उठते हैं और अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर उस कबाड़े वाले के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वह बुजुर्ग व्यक्ति कबाड़े वाले के पास जाता है, कबाड़ा वाला उन्हें बाबा कहकर बुलाता है। वह इज्जत से उन्हें अपने रिक्शा में बैठाता है। बलराम जी रिक्शा में बैठ जाते हैं और कबाड़ा वाला अपना रिक्शा लेकर वहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही कबाड़ा वाला अपने घर पहुँचता है तो घर पर उसकी पत्नी थी। वह दरवाजे से ही अपनी पत्नी को आवाज लगाता है और बताता है, मैं बाबूजी को ले आया हूँ। इसके बाद उसकी पत्नी एकदम से बाहर आती है, हर्ष और उल्लास से भरी हुई। बाहर आने के बाद वह सबसे पहले बलराम जी के पैर छूती है। पैर छूने के बाद वह उन्हें इज्जत से रिक्शा से उतारती है और घर के अंदर ले जाती है। वहाँ पर उसने बलराम जी के लिए एक अच्छा सा बिस्तर तैयार कर रखा था। उस बिस्तर पर वह बलराम जी को लेकर जाकर बैठा देती है। इन सभी चीजों को देखकर बलराम जी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। जो कबाड़ा वाला था उसका नाम मुकेश था। मुकेश ने पहले ही अपनी पत्नी को बता दिया था कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को उसके 4 बेटे बेचने के लिए कह रहे हैं और मैंने उनसे कल के लिए कह दिया। इसके बाद मुकेश और उसकी पत्नी अच्छा सा खाना बनाते हैं। खाना बनाने के बाद वे बलराम जी को प्रेम से खिलाते हैं। अब बलराम जी के सामने काफी दिनों बाद तरोताजा खाना मिला था। इस खाने को खाते हुए बलराम जी की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। इसके बाद जो मुकेश होता है वह उन आंसुओं को पूछता है और कहता है, बाबा आज से आप चिंता मत करो, मेरे कोई पिता नहीं है और मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आज से आप मेरे पिता हो और मैं आपका बेटा हूँ। ऐसा कहकर वह उन आंसुओं को पूछता है और बलराम जी को खाना खिलाता है। इसके बाद जो मुकेश होता है वह बलराम जी को अच्छी तरह से नहलाता धुलाता है और उन्हें अच्छे कपड़े पहनाता है और घर के अंदर बड़ी अच्छी तरह से रखता है। और बलराम जी यह सब देखकर बड़े ही हैरान हैं। वे सोचते हैं, जिन बेटों को मैंने इतनी सारी प्रॉपर्टी और धन दौलत दी, उन बेटों ने तो मुझे बेच दिया, लेकिन यह बेटा जिसने पैसे देकर मुझे खरीदा है वह मुझे अपने साथ इतनी अच्छी तरह से रख रहा है कि मेरे सगे बेटे भी कभी मेरा इतना ख्याल नहीं रख पाए। अब कुछ दिनों बाद उस गांव में जहां बलराम जी रहा करते थे एक मेला लगता है। उस मेले में मुकेश बलराम जी को तैयार करता है और कहता है, बाबा आज हम मेला देखने के लिए जाएंगे। इसके बाद बलराम जी मुकेश के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुकेश उन्हें अपने रिक्शा में बैठा लेता है और मेले के अंदर घुमाने लगता है। मेले के अंदर घूमते हुए बलराम जी एक झूले की तरफ देखने लगते हैं। जैसे ही मुकेश देखता है कि बाबा झूला की तरफ देख रहे हैं, वह उनसे पूछता है, बाबा क्या आपको झूलना है? लेकिन बलराम जी मना कर देते हैं और कहते हैं, नहीं बेटा, अब मेरी उम्र ज़्यादा हो चली है, मैं भला इस झूले में झूलकर क्या करूँगा?
लेकिन जो मुकेश होता है वह उनकी भावनाओं को समझ चुका था। इसके बाद वह कहता है, बाबा चलो झूलेंगे, अगर आप झूलेंगे तो मैं भी आपके साथ झूल लूँगा। इसके बाद जो बलराम जी हैं वह भी उसे झूले में बैठ झूलने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुकेश 2 टिकट लेता है, एक अपने लिए और एक बलराम जी के लिए। दोनों जन उस झूले में झूलने लगते हैं। झूला झूलने के बाद मुकेश बलराम जी को लेकर वापस अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद वह अपनी पत्नी से अपने बाबा के लिए खाना बनाने के लिए कहता है, लेकिन तभी बलराम जी उसे मना कर देते हैं और कहते हैं, बेटा मेले में काफ़ी कुछ हमने खा लिया है, तो अभी मुझे भूख नहीं है, अभी तुम खाना बना कर करोगे ही क्या। लेकिन जो मुकेश होता है वह उनसे जिद करता है और कहता है, बाबूजी आप थोड़ा सा ही खा लीजिए, अगर आप खाओगे नहीं तो हमें तसल्ली नहीं होगी। उसके बाद वह अपनी पत्नी से खाना बनवाता है और थोड़ा सा खाना बलराम जी को अपने हाथों से खिलाने लगता है। अब यह देखकर बलराम जी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और इस बार वह अपने आप को रोक नहीं पाते। वह यह पूछने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्या देखा उसमें जो उनकी इतनी अच्छी तरह से सेवा कर रहा है। बलराम जी मुकेश से पूछने लगते हैं, बेटा अगर तुम बुरा न मानो तो क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। इस बात को सुनकर मुकेश कहता है, बाबा आप जो चाहे मुझसे पूछ सकते हैं, आखिर मैं आपका बेटा हूँ। इसके बाद बलराम जी पूछते हैं, बेटा मैंने तो तुम्हें कुछ दिया भी नहीं है, नहीं मेरे पास कोई धन दौलत है, फिर तुम मुझे अपने साथ इस तरह से क्यों ले आए। इस बात को सुनकर मुकेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगता है। अब जैसे ही बलराम जी मुकेश की आंखों में आंसू देखते हैं वह उसे चुप कराने लगते हैं। बलराम जी कहते हैं, बेटा अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना, मैंने अगर तुमसे कुछ गलत पूछ लिया हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन तभी मुकेश उनसे कहने लगता है, बाबा इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपकी इस बात को सुनकर मुझे पुराने दिन याद आ गए। 10 साल पहले मेरे एक पिता थे, उस समय मैं बेहद शराब पिया करता था और शराब पीकर इधर उधर घूमा करता था। मैं अपने पिता का इकलौता बेटा था, लेकिन मुझे इस हाल में देखकर मेरे पिता बड़े ही परेशान रहते थे। इसी परेशानी के चलते एक दिन उन्हें हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक के कारण वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जैसे ही मुझे यह पता चला कि पिताजी को अटैक आया है और वह मेरी वजह से हुआ, मुझे गहरा दुख हुआ क्योंकि मैं शराब पीकर इधर उधर घूमता रहता था। इसके बाद मैंने शराब पीना छोड़ दिया, लेकिन बार बार यह बात मुझे परेशान करती कि मेरे पिता की मौत मेरी वजह से हुई है। अगर मैं शराब नहीं पीता और अच्छे से उनके साथ रहता तो आज भी मेरे पिता जिंदा होते। जब आपके बेटे ने आपको बेचने के लिए मुझसे कहा तो मैंने झट से यह बात कह दी कि मुझे पिता का प्यार मिल जाएगा और इन लोगों को अपने पिताजी से आज़ादी मिल जाएगी। इसी वजह से मैं आपको खरीद कर ले आया हूँ और आपकी सेवा कर रहा हूँ। अब इस बात को सुनकर बलराम जी बड़े ही भावुक हो जाते हैं और एकदम से मुकेश को अपने गले से लगा लेते हैं। कुछ दिनों बाद बलराम जी के 4 बेटों के पास एक व्यक्ति आता है। वह व्यक्ति उन बच्चों को बताता है कि तुम्हारे पिताजी की 2 एकड़ जमीन है और उस 2 एकड़ जमीन में कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है। इसी वजह से वह जमीन को अच्छे दामों में खरीदना चाहता है। तो तुम्हारे पिताजी की जो जमीन है उसको अगर आप हमें बेचोगे तो आपको ढेर सारा पैसा मिलेगा। अब इस बात को जैसे ही चारों बेटे सुनते हैं
तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य होता है, क्योंकि इस जमीन का जिक्र उनसे पिता ने कभी भी उनसे नहीं किया था। यह कौन सी जमीन थी? लेकिन वह व्यक्ति उन्हें कागजात दिखाता है और कागजात दिखाने के बाद उन लोगों को समझ में आ जाता है कि सच में पिताजी ने 2 एकड़ जमीन कहीं पर खरीद रखी है। इसके बाद वे फैसला करते हैं कि हम अपने पिता को ढूंढेंगे और पिताजी के नाम से इस जमीन को भी अपने नाम करा लेंगे। ऐसा सोचकर वे बलराम जी को ढूंढने के लिए इधर उधर घूमते हैं। तभी एक व्यक्ति उन्हें बलराम जी का पता बता देता है और साथ ही कबाड़े वाले मुकेश का पता भी, जो उन्हें खरीद कर ले गया था। इसके बाद वह पूरा परिवार एक गाड़ी में बैठकर वहां पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद वे अपने पिता को आवाज लगाने लगता है। अभी तक मुकेश घर के अंदर ही था। जैसे ही वह आवाज सुनता है तो एकदम से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद जैसे ही वह देखता है कि उनके बेटे आए हैं, वह उन्हें बड़े ही आदर सम्मान से घर के अंदर ले जाता है और बलराम जी के पास बैठा देता है। अब बलराम जी उनसे पूछते हैं, हाँ बेटे, तुम किस वजह से यहाँ पर आए हो? आखिर अब क्या रह गया है जिसके लिए तुम यहाँ पर आए हो? इसके बाद उनका बड़ा बेटा कहने लगता है, पिताजी, आपके नाम की 2 एकड़ जमीन कोई व्यक्ति हमें बता रहा था जिसके अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं। अब इस बात को सुनकर बलराम जी भी थोड़े हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस जमीन के बारे में वह काफी दिनों पहले भूल चुके थे। यह जमीन उनकी पत्नी के पिता ने उन्हें दहेज में दी थी और उनके नाम करवा दी थी, लेकिन बलराम जी ने इस जमीन को लेने से मना कर दिया था और कह दिया था कि इस जमीन को आप ही रखोगे और आप ही इस पर खेती बाड़ी करोगे। मैं इस जमीन को बिल्कुल भी नहीं ले सकता। अब जैसे ही बलराम जी को याद आता है कि हाँ 2 एकड़ जमीन है, तो वे अपने बेटों से कहते हैं, हाँ है तो सही, वह जमीन मुझे दहेज में मिली थी। इसके बाद उनके बेटे कहते हैं, उस जमीन के अच्छे खासे दाम मिल रहे हैं, तो आप उस जमीन को हमारे नाम करवा दीजिए। यह सुनकर बलराम जी एकदम से उन्हें डांटने लगते हैं। वे कहते हैं, तुमको मैंने इतनी सारी जमीन दे दी और उसके बाद भी तुम उस छोटी सी जमीन के लिए पीछे पड़े हो। अब मैं तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। मैंने तुम्हें बड़े ही चाव से पाल पोस कर बड़ा किया था, इस दिन को देखने के लिए कि तुम अपने पिता को किसी दूसरे को बेच दो। और हाँ, तुम्हें इन बातों की अकल तब आएगी जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। ऐसा कहकर वो मुकेश को आवाज लगाता है और कहता है, बेटा, इन लोगों को घर से बाहर निकाल दो। मैं इनकी शक्ल नहीं देखना चाहता, क्योंकि इसने बात जो मुकेश होता है वह लोगों से कह देता है, अब मेरे पिता ने बोल दिया है और आप लोग इस घर से वापस चले जाओ। ऐसा कहकर वह उनको धक्के मारकर वहाँ से बाहर निकाल देता है और वे लोग अपना चेहरा लटकाकर वहाँ से चले जाते हैं। अब जो बलराम जी हैं वह मुकेश से कहते हैं, बेटा, अब हमें तहसील चलना है। मैं इस जमीन को तुम्हारे नाम कराना चाहता हूँ। अब जो मुकेश होता है वह पहले तो मना करता है, बाबूजी, कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए, उनके ही नाम करा दो। लेकिन जो बलराम जी होते हैं वह इस बात पर जिद लगा देते हैं। इसके बाद मुकेश को लेकर तहसील चले जाते हैं और उस जमीन को मुकेश के नाम करा देते हैं। अब जैसे ही जमीन मुकेश के नाम हो जाती है, यह बात उस व्यक्ति को भी पता चल जाती है जो वहाँ पर फैक्ट्री लगाना चाहता था। इसके बाद वह व्यक्ति मुकेश के पास आता है और उससे जमीन को बेचने के लिए पूछने लगता है। और मुकेश इस बात के लिए अपने पिता से पूछता है, पिताजी, अगर आप कहें तो मैं उस जमीन को बेच दूं, अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं। उस जमीन को बेचकर यहाँ पर ढेर सारी जमीन हमारे पास हो जाएगी और एक अच्छा सा घर भी हम बना लेंगे। इसके बाद जो बलराम जी हैं
वह खुशी खुशी कह देते हैं, बेटा जो तुझे अच्छा लगे तू ऐसा कर सकता है और तू ही मेरा असली बेटा है। उसके बाद जो मुकेश होता है वह उस जमीन को बेच देता है। उसे ढेर सारे रुपए पैसे आते हैं। उन पैसों से वह अपने ही गांव में काफ़ी सारी ज़मीन खरीद लेता है और उसके बाद एक अच्छा सा घर भी बना लेता है, जिस घर के अंदर वे सभी लोग हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी 4 बेटों की, जिन्होंने अपने पिता को एक कबाड़े वाले को बेच दिया। आप क्या कहना चाहते हैं मुकेश के बारे में? आप क्या कहना चाहते हैं बलराम जी के बारे में? और आप क्या कहना चाहते हैं उनके 4 बेटों के बारे में? आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।